हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है 10th क्लास का उसका न्यूट्रिशन टॉपिक कवर कर लिया था। आज इस क्लास में हम उसका नेक्स्ट आपके लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन शुरू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए आखिर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज तक जब हम रेस्पिरेशन की बात करते थे तो आप में से मैक्सिमम को लगता था कि रेस्पिरेशन क्या है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ठीक है, वही उसको अगर साइंटिफिक टर्म में कहे तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब अब हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है साइंस के साथ वो भी बेटर होती जा रही है। तो अगर मैं कहूँ अब आपको कि रेस्पिरेशन जो है वो क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है और वो भी न्यूट्रिशन के बाद, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस था जिसके अंदर कि हम क्या कर रहे थे कि न्यूट्रिएंट अपटेक कर रहे थे जो कि बाद में हमें एनर्जी देगा। लेकिन एक्चुअली वो हमें एनर्जी दे नहीं रहा था न्यूट्रिशन प्रोसेस, वो सिर्फ लेने की प्रोसेस थी। और रेस्पिरेशन जो होगा वो एक्चुअली वो मेन प्रोसेस होगी जिसके अंदर की हम एनर्जी को निकालेंगे। तो अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये क्या प्रोसेस है, तो द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर की लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है फूड को, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए, तो उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो बेसिकली जो हम पहले रेस्पिरेशन समझते थे वो क्या थी, ब्रीदिंग थी। ब्रीदिंग अगर बोलूँ तो BREATHING ब्रीदिंग। ठीक है, क्या है, BREATHING ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम जिसे रेस्पिरेशन समझते थे। लेकिन वो क्या था, एक प्रोसेस थी ब्रीदिंग। और ये एक फिनोमिना है, रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है जो क्या करता है, जो भी न्यूट्रिशन के अंदर हम फूड अपटेक करते हैं उसको यूटिलाइज करके एनर्जी निकालने का काम करता है। और ये जो एनर्जी निकालने का काम होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप से होता है। यानी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन, फूड की जो यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है, वो अलग अलग ढंग से होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जिसे कि हम आगे पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो कहा गया है कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्रोड्यूस करता है एनर्जी। ठीक है, तो अगर नॉर्मल भी मैं आपको हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो समझाऊं तो क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख के दिखाऊँ, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज होता है। ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। तो यहाँ पे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इसमें से हट गया और देखो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के पास है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन हट गया। तो और बाद में हमने क्या देखा, एनर्जी निकला। तो ये जो प्रोसेस है इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जैसा नहीं होता। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझते जाओगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि रेस्पिरेशन एक आगे लाइफ प्रोसेस है जिसके अंदर की फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी निकाली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो फूड है उससे ग्लूकोज बना था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं अलग अलग तरीके से और एनर्जी आपके अपटेक करते हैं। ठीक है, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग जो है वो एक छोटा सा प्रोसेस था। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रेस्पिरेशन जो है बेसिकली होती कहाँ पे है, तो याद रखना कि सेल के अंदर होता है। ठीक है, और सेल के अंदर दो जगहों को मिलके ये चीज़ होती है, तो साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और इसके अलावा फिर ये जो है वो कहाँ पे, नहीं, साइटोप्लाज्म के अंदर
जो है ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है या पायरुवेट बोलोगे। और फिर वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है वो हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर या जो एनिमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर जो है वो फिर कहाँ पे चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा था, उसके अंदर जाके फिर वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है, जिसे एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जो एटीपी या बॉन्ड एनर्जी है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये भी 9th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। और जब जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो जो एटीपी है वो ब्रेक होके हमें एनर्जी देता रहता है। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन में कैसे स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। तो वो मैंने बता दिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड कंटेंट होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, उसमें जो ग्लूकोज होता है, क्या ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाता है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड या नॉर्मल भाषा में पायरुवेट, पायरुवेट में आगे बन जाता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड बन जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इन 10 स्टेप। यानी आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे जब 11th में जाओगे कि ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके से में कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है, यानी 10 स्टेप्स में जाती है रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है रेस्पिरेशन का वही होता है कि ग्लूकोज का पायरुवेट बनना। दिस स्टेप हैपन इन द साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज composed of 6 कार्बन एटम while pyruvic acid is composed of 3 कार्बन एटम। तो ग्लूकोज 6 था, C6H12O6, और पायरुविक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन एटम होता है। अब बात आती है फेट ऑफ पायरुविक एसिड, यानी पायरुविक एसिड का क्या फेट है, यानी क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यही पायरुविक एसिड जो है क्या होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ऑक्सीजन के साथ आके रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है, जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, बॉन्ड एनर्जी। जब जब रिक्वायरमेंट होती है फिर हम इसी का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो ये पायरुविक एसिड बनेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाएगा और बार बार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर ही लिबरेट या एवोल्यूट करेगा। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर की ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता, ठीक है, इसके जगह पे लैक्टिक एसिड, एथेनॉल पढ़ेंगे। तो इस टाइप से कि ग्लूकोज किस ढंग से ब्रेक होगा और कैसे यूटिलाइज होगा, उसके बेसिस पे 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, उसको अब आगे जानते हैं। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कौन सी रेस्पिरेशन होती है, जो बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, द रेस्पिरेशन विच आगे कह दो कि टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, ऐसे टाइप की जो रेस्पिरेशन होती है उसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमारे अंदर कैसी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए, यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड, और पायरुविक फिर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और उसके बाद जो है हमारे लिए एनर्जी बनती है। वहीं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है, ईस्ट होता है, ठीक है, और कभी कभी हमारे मसल्स जो होते हैं उनके अंदर भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें बिना ऑक्सीजन के ही वो प्रोडक्ट दे देता है। तो वही यहाँ पे समझाया जाएगा। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या समझाया जाएगा कि दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। तो ये तो पहले बता चुका हूँ कि हमारे अंदर एरोबिक होती है, तो हमारे अंदर वही है कि पहले जो होता है क्या कि रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है,
और पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। वहीं अगर एनएरोबिक की बात की जाए तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पायरुविक एसिड जो है या तो कन्वर्ट होता है किस में, इथाइल अल्कोहल में, या सीधे एथेनॉल कह दो, या अगर लैक्टिक एसिड में, जो कि हमारे मसल्स में होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से वो प्रोडक्ट बनाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसके जगह पे क्या होता है, या तो एथेनॉल बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है। तो एथेनॉल तो ईस्ट वगैरह में बनता है, और लैक्टिक एसिड जो है वो कुछ बैक्टीरियाज में और मसल्स हमारे मांसपेशियों में बनता है। अब देखते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक होती है कि एनारोबिक होती है। तो देखो ये तो कॉमन प्रोसेस है जो सारे ऑर्गेनिज्म होगा कि क्या ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में बनेगा, और प्रोसेस बता चुका था क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, किसमें, पायरुवेट के अंदर। अब ये याद रखना कि ये जो पायरुवेट बना है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ढंग से होता है, और ये प्रोसेस जो होती है कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस की, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की। अब पायरुवेट जो है, ठीक है, अब तीन तरह के हमें वो पढ़ने हैं। तो पहला है एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जान चुके हो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। तो पायरुवेट जो होता है जैसे ईस्ट के अंदर, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होती, तो इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। इथाइल अल्कोहल को आप एथेनॉल भी कह सकते हो, ठीक है, एथेनॉल भी कह सकते हो। एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनाता है, क्या, पायरुवेट। तो इसके अंदर हमने देखा कि ये जो है सीधा कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और वाटर नहीं बना रहा, ये क्या बना रहा है उसके जगह पे, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। तो एक तरीका तो हो गया कि पायरुवेट जो है ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म में जो है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है, और ये क्योंकि ऑक्सीजन नहीं इसमें देखा, पायरुवेट के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा, तो एनारोबिक हो गया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और याद रखनी, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमने फर्मेंटेशन पढ़ा हुआ है। फर्मेंटेशन क्या होता है कि शुगर का कन्वर्ट होना अल्कोहल में। तो ये देखो पायरुवेट ग्लूकोज से ना था, शुगर है एक, ठीक है, और वो बन रहा है अल्कोहल। तो शुगर से अल्कोहल बनने की प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ है। अब दूसरा पढ़ते हैं, क्या चीज़, पायरुवेट जो है हमारे मसल्स में। अब हम अपने मसल्स की बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और ऑक्सीजन की जो है मसल्स या सेल्स तक जो है वो नहीं पहुंच पाता, जितनी डिमांड होती है उतना एनर्जी नहीं मिलता है, तो उस समय पे हमारा मसल जो है वो क्रैम्प सुना होगा, मांसपेशियों का खींचना, तो वो वाली कंडीशन आ जाती है, जिसके अंदर कि हमारा मसल क्या करता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास उतना नहीं पहुंच रहा, हमने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा एनर्जी जो होती उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है। तो वो क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुए पायरुवेट जो होता है मसल्स के अंदर क्या करता है कि लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देता है। तो इन मसल्स लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी में या डेफिशिएंसी में वो लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी बनाता है। तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है यानी जमा हो जाता है, जिसके कारण बहुत तगड़ा पेन आता है, तो उसी को कहते हैं क्रैम्प, मांसपेशियों का खींचना। फिर ये ठीक कैसे होता है, तो बेसिकली जब हम आराम करते हैं फिर नॉर्मल आगे कंडीशन होती है तो फिर ऑक्सीजन आने लग जाता है, तो नॉर्मल फिर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनती है वो शुरू हो जाता है। तो इस ढंग से या गर्म पानी वगैरह से मसाज करने से भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो तरह के एनारोबिक पढ़े, दोनों ही एनारोबिक का एग्जांपल था। एक में जो है एथेनॉल बन रहा था पायरुवेट, ठीक है, जो कि ईस्ट वगैरह में, और एक में जो पायरुवेट है बिना ऑक्सीजन से रिएक्ट किए लैक्टिक एसिड बना रहा था, दोनों में ऑक्सीजन नहीं था, तो दोनों ही एनारोबिक थे। ठीक है, एक को फर्मेंटेशन भी कहते हैं और एक को सीधा एनारोबिक ही कहते हैं। और तीसरा है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर नॉर्मल सेल्स जो हैं क्या करते हैं, पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनाता है। तो इस ढंग से पायरुवेट जो है तीन तरीके से ब्रेक होता है, एक ईस्ट वगैरह में एथेनॉल में ब्रेक होता है, नॉर्मल हमारे मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड में ब्रेक होता है। ठीक है, जो कि दोनों में ही ऑक्सीजन नहीं हुआ तो दोनों एनारोबिक एग्जाम्पल हो गए।
और तीसरे में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक होता है। तो इस ढंग से 3 तरीके से पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना है पूरा का पूरा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, इन दोनों में यानी कि पहला और दूसरा जो था इसमें जो है वो क्या होता है, दोनों काम जो हैं यानी कि पायरुवेट बनना और पायरुवेट से फिर बाद में लैक्टिक एसिड एथेनॉल बन रहा, सारा काम साइटोप्लाज्म में ही हो रहा था। लेकिन इसमें ये जो पायरुवेट बनना है ये साइटोप्लाज्म में होता है और पायरुवेट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी बनना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी, इनमें एक में ही दोनों चीज़ हो गई, साइटोप्लाज्म में दोनों चीज़ हो जाती है। तो ये था आपका 3 तरीके से ब्रेकडाउन होना ग्लूकोज का, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इक्वेशन। तो देखो द इक्वेशन ऑफ अबव रिएक्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, C6H12, ठीक है। अब इसके अलावा O2 CO2 प्लस H2 एनर्जी। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की हमारे अंदर जो होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 थे, एक था ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट के अंदर जो है ग्लूकोज जो है, ठीक है, वो पायरुवेट बना था, पायरुवेट। और पायरुवेट जो है फिर एथेनॉल बना देता है, C2H5OH, इसे कहते हैं थाइल अल्कोहल या एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी तरफ तीसरा जो मसल्स में ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट बनता है और पायरुवेट जो है फिर लैक्टिक एसिड बनाता है। तो CH3CHOHCOOH, तो इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड, तो ये बना देता है। तो इस ढंग से 3 तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो तीनों जो है रिएक्शन दिखाई गई है, ऊपर वाली एरोबिक की दिखाई गई है जो हमारे अंदर होती है, एनारोबिक की दोनों ईस्ट के अंदर C6H12O6 C2H5OH CO2 और मसल्स के अंदर C6H12O6 जो है पायरुवेट बना के फिर क्या बनाता है लैक्टिक एसिड। तो तीनों की रिएक्शन भी दिखा दी गई है। अब इम्पॉर्टेंट जो आपको बताया गया वो ये कि पेन इन लेग मसल्स ऑन रनिंग। तो रनिंग के समय पे पेन क्यों होता है लेग मसल में, तो क्रैम्प वाली बात याद रखना, जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है मसल्स के पास और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में चले आता है। और क्या करता है कि जो ग्लूकोज पायरुवेट बन गया था बिना ऑक्सीजन के, वो क्या कर देता है कि लैक्टिक एसिड बनाता है। अब वो जो लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, वो मसल्स के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण कि पेन होता है, ठीक है। तो इसको क्रैम्प्स बोलते हैं, हिंदी में मांसपेशियों का खिंचना बोलते हैं। और यही अगर हम कुछ दिन रेस्ट कर लें या मसाज करें गर्म पानी से, इसको आगे कहते हैं कि मसाज दें, तो फिर वो नॉर्मल ठीक भी हो जाता है। तो ये था। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो ब्रीदिंग होती है, प्रोसेस होती है। तो इनहेलेशन यानी इनटेक, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन यानी रिलीजिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 2 प्रोसेस होती है, इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन का लेना और एक्सहेलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ये एरोबिक रेस्पिरेशन करने वालों के लिए बता रहे हैं। तो हमने जो है वो क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में टॉपिक स्टार्ट किया है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग ढंग से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो डिफ्यूजन इज द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस। यानी जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं या यूनिसेलर होते हैं, क्योंकि एक ही सेल होता है तो उनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए। डिफ्यूजन हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे कि मूवमेंट होती है सब्सटेंस की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो यानी कि ऊंचे जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ होती है वहाँ से कम चीज़ वाले जगह की ओर मूवमेंट होती है सब्सटेंस की। तो उसी ढंग से क्या होता है कि जैसे अमीबा है, अब पानी में रहता है तो पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बॉडी में कम ऑक्सीजन है या पानी है, तो वो क्या करता है पानी को अंदर लेता है, उसके साथ ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, ठीक है। और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला आता है। तो इस ढंग से वो डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज कर लेता है। अब प्लांट ऑल्सो डिफ्यूजन, आगे कहता है कि प्लांट भी क्या करता है कि डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो प्लांट भी डिफ्यूजन का यूज़ करता है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। अब मछलियाँ जो होती है, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर फिशेस। फिशेस टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन H2O थ्रू गिल्स। आगे अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज लेस इन द एक्वेटिक हैबिटेट, सो ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फास्टर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे गिल्स कहते हैं, तो गिल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो कंपैरेटिवली जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे पानी में ऑक्सीजन कम है। पानी में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, घुले अवस्था में होता है ऑक्सीजन, तो पानी में ऑक्सीजन कम है, हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। तो मछलियों को या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जलीय जीव होते हैं, उनको ज़्यादा तेज से रेस्पिरेशन करना पड़ता है या ब्रीदिंग करना पड़ता है, जिससे कि उनको वो जो अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि कम ऑक्सीजन है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको एक बार में एक रोटी दे तो आपको बार बार खाना पड़ेगा, जिससे कि आपको अगर 5 रोटी की ज़रूरत थी तो 5 के 5 आप खा पाओ, ठीक है। तो बारी बारी करके जल्दी एक एक करके खाओगे। और अगर एक ही साथ 5 है आपके पास तो आपको पता है वो आप ही का है, तो आप धीरे धीरे खाओ या कुछ भी खाओ, आपके पास वो है ही, ठीक है। तो इस ढंग से होता है क्या कि एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है, तो उनको ब्रीदिंग फास्ट करनी पड़ती है, जिससे कि उनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है फुलफिल हो सके। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन बहुत है, तो हमें उतनी फास्ट से ब्रीदिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन जो है वो हमें मिलती रहती है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंसेक्ट हैव सिस्टम ऑफ स्पाइरिकल्स। अब इंसेक्ट में क्या होता है, सिस्टम होता है स्पाइरिकल एंड ट्रैकिया विच इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। तो इंसेक्ट में स्पाइरिकल और ट्रैकिया होते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म डेवलप लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज नॉट ए प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, सो ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर एज कम्पेयर्ड व्हाट इज इन फिशेस। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने लंग्स बना लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं। तो लंग्स जो होता है वो उससे क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाते हैं। और क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी है नहीं, तो हमें जो है यानी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ब्रीदिंग जो होता है रेट होता है या रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल से। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन बहुत है, तो हमें फास्टर ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिशेस या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास ऑक्सीजन डिजॉल्व कम है, तो उनको फास्टर रेट से रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग करनी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज के लिए हमने क्या जाना, रेस्पिरेशन को जाना जो ब्रीदिंग से कैसे अलग है, फिर रेस्पिरेशन जो है वो कितने मतलब क्या क्या स्टेप्स है उसका रेस्पिरेशन के टाइप्स जाने, फिर उसके बाद हमने क्रैम्प्स वगैरह के बारे में जाना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जाना कि यूनिसेलुलर में कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है, फिशेस में कैसे होता है, इंसेक्ट में कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज को समझा जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो 3 टाइप से होता है, कुछ में जैसे ईस्ट वगैरह में एथेनॉल में ब्रेक होता है ग्लूकोज, पहले पायरुवेट बनता है फिर पायरुवेट जो है एथेनॉल बन जाता है। तो कुछ में जैसे मसल्स वगैरह में या बैक्टीरिया में जो होता है पहले ग्लूकोज पायरुवेट बनता है फिर पायरुवेट जो है लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। वहीं हमारे अंदर यानी नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक होता है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक्स जो हमने कवर किया है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।